तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश केमनी और मैं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बालकों, हम पढ़ रहे थे फैराडेज के नियम, यानी कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और आज हम उसी के आगे की चर्चा करेंगे। तो फटाफट से थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हमने पढ़ा था, है ना। अब यहाँ पर पहला नियम क्या कहता था कि जब भी कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, जब भी कभी चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, तो दूसरी कुंडली के अंदर या जो भी कुंडली हमारे इस चुंबकीय फ्लक्स जहाँ पे परिवर्तित हो रहा है उसके पास होगी, तो उसके अंदर एक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या आ जाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हमने जानी है कि whenever there is a change in magnetic flux linked with a circuit, an EMF, and hence a current is induced in the coil. However, it lasts only so long as the magnetic flux is changing. क्या कह रहा है कि जब भी कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, जब भी चुंबकीय फ्लक्स बोल सकते हैं या इसको प्रवाह कह सकते हैं, में परिवर्तन आता है, ठीक है ना, में परिवर्तन आता है, तो इस परिवर्तन के कारण एक करंट इंड्यूस हो जाता है, यानी कि एक प्रेरित धारा उस परिपथ में आ जाती है। क्या आ जाती है? एक प्रेरित धारा आ जाती है। प्रेरित धारा उस परिपथ में आ जाती है और ये प्रेरित धारा तब तक रहती है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, यानी कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता रहेगा तब तक ये धारा बहती रहेगी। ठीक है, तो पहला नियम तो ये था। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि भाई कितना धारा आती है, कितना वैद्युत वाहक बल आता है, यानी कि कितना ईएमएफ या कितना करंट आएगा। तो ये बताता है जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो परिमाण है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जो परिमाण होता है उस धारा का, परिमाण किसका? उस प्रेरित धारा या प्रेरित वैद्युत वाहक बल, वो किसके बराबर होता है? वो होता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के दर की परिवर्तन के बराबर, मतलब कितनी तेजी से वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, उसके समानुपाती होता है। तो अगर मैंने कहा ई हमारा ईएमएफ है, ई हमारा क्या है? एक ईएमएफ है, ठीक है। ई हमारा ईएमएफ यानी कि ई हमारा वैद्युत वाहक बल है, तो वैद्युत वाहक बल जो होगा वो समानुपाती होगा फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय, क्योंकि रेट का मतलब होता है टाइम पीरियड, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक फैक्टर आएगा जिसका नाम है के, जिसको हम चूज करते हैं 1, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना। यहाँ पर क्या है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो उसको कहते हैं के, और जिसके कारण हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, क्योंकि के की वैल्यू हमने कितने ले ली? 1 ले ली, के का मान हमने 1 ले लिया, तो ईएमएफ का मान आ जाएगा डी फाई बाई डी टी, और फाई जो होता है इसका मतलब चेंज है ना, डी फाई का मतलब क्या है? चेंज है। तो चेंज कैसे निकाला जाता है? अंतिम फ्लक्स में से प्रारंभिक फ्लक्स को माइनस करना है, यानी कि अंतर निकालना है समय के साथ साथ। तो इस तरीके से याद रखेंगे, यानी कि φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर आ जाना चाहिए, और ये हमारे उस ईएमएफ की वैल्यू है। नाउ आप लोगों की बुक्स में यहाँ पर ना नेगेटिव लिखा होगा। अब ये नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर लेंज लॉ भी आता है। तो क्या कहता है लेंज लॉ? आओ बात करते हैं। तो लेंज लॉ क्या कहता है? इसको लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा इस तरीके से बहेगा, इस तरीके से उसकी दिशा होगी कि वह हमेशा जो भी कारण उसको उत्पन्न कर रहा है उसका विपरीत ही करेगा, यानी कि जो भी कारण उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसका अपोज ही करेगा, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि प्रेरित प्रेरित वैद्युत
वाहक बल या धारा, हम इसको प्रेरित धारा भी कह सकते हैं, हमेशा उस दिशा में प्रवाह करेगी जिससे उसे उत्पन्न करने का कारण या जिसके उसके उत्पन्न करने का कारण, जिससे उसके उत्पन्न होने का कारण विपरीत किया जा सके। ठीक है, जिससे उसके उत्पन्न होने का कारण विपरीत हो। ये बात आपको याद भी रखनी है, छोटी सी बात है बट ये याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको याद कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा हमेशा अपने उत्पन्न होने के कारण के उल्टा बहती है, यानी कि इसका दिशा हमेशा उल्टी है, और यही लेंज लॉ कहता है। इसलिए हमारे पास कई बार जो ईएमएफ है यानी कि वैद्युत वाहक बल है, उसका हमारी बुक्स में फॉर्मूला लिखा रहता है माइनस डी फाई बाई डी टी, जो कि बिल्कुल सही है। ये माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, ये माइनस चिन्ह यहाँ पर बताता है कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, यानी कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो एक विपरीत दिशा में प्रवाह कर रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है, छोटी छोटी सी चीजें, बट ये बात आपको याद कि माइनस साइन क्या बता रहा है कि भैया वैद्युत वाहक बल हमेशा अपने उत्पन्न होने के कारण उल्टा बह रहा है। तो इसको नोट करेंगे फटाफट से, फिर आगे बढ़े। जहां पर हमें पता है इस डी फाई बाई डी टी को हम लोग माइनस डी फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी भी कह सकते हैं। और अगर कुंडली में n संख्याएं हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम यहाँ पर इसको n से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है n डेल्टा डी फाई बाई डी टी। n का मतलब क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए, तो आगे क्या कहता है हमारा लॉ, आगे हमारा नियम कहता है इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, अगर करंट जो है, जो धारा है, वो चुंबक के चलने के कारण आई है, यानी कि मोशन ऑफ मैग्नेट के कारण आई है, then the induced current in the coil set itself to stop the motion of the magnet, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा, यानी कि जो प्रेरित धारा होगी, वो इस तरीके से बहेगी कि वो चुंबक को रोकना चाहती है। मेरी बात समझना, देखो चुंबक क्या आ रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये कॉइल यहीं पर रुकी हुई है। अब ये चुंबक जब इधर की तरफ आ रहा है, तो इस कॉइल के अंदर क्या आया, करंट आया, तो ये करंट किस दिशा में बहेगा जिससे इसके मोशन को रोक दे, बोले ये वाला मैग्नेट रुक जाए। बात समझ में आई, कॉइल है और इस चुंबक को मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, मुझे पता है ये जो चुंबक है जब इस कॉइल के, इस कुंडली के पास आएगा, तो इस कुंडली के पास, इस कॉइल के पास एक करंट आ जाएगा। अब करंट तो आएगा, पर इस करंट की दिशा किस तरीके से होगी, तो ये करंट की दिशा इस चुंबक को रोकने की कोशिश करेगी, इस दिशा में ये फ्लो करता है। तो हमेशा जो कारण उसे उत्पन्न कर रहा है, ये उसके विपरीत बह के उसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, देन इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट टेंड्स टू स्टॉप द चेंज। अगर प्राथमिक कुंडली है और प्राथमिक कुंडली के अंदर आपका फ्लक्स बदल रहा है, तो करंट सेकेंडरी कॉइल में इस तरीके से बहेगा कि भैया पहले वाले चेंज को वो रोकने की कोशिश करेगा, पहले वाले परिवर्तन को वो रोकने की कोशिश करेगा।
आगे कह रहा है लेंज लॉ एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको ध्यान रखना है जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। ये क्वेश्चन भी आपके पास बनता है, तो आप यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे लेंज का नियम। देखो लेंज लॉ किसकी बात करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है लेंज लॉ क्या बताता है, तो लेंज लॉ बताता है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की बात करता है, बात याद रखनी है। तो क्या कहता है लेंज लॉ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हमेशा क्या कर रहा है, हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि ये मैकेनिकल वर्क करेगा जिससे कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को रोका जा सके। यानी कि ये क्या करेगा, एक यांत्रिक कार्य करेगा जिससे भाई जो विद्युत वाहक बल आया ना उसको कुंडली करेगा, और यांत्रिक कार्य से क्या करेगा कि क्या रुक जाए, कार्य से हमारा इस मोशन को रोका जा सके, इस फ्लक्स के चेंज को, परिवर्तन को रोका जा सके। इसलिए यहाँ पे इस कार्य को करते वक्त जो यांत्रिक ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो एक वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसलिए याद रखेंगे एनर्जी इज कन्वर्टिंग, यानी कि जब ऊर्जा बदलती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, यह एक रूप से दूसरे रूप का रूपांतरण कर लेती है, यानी कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो यहीं पे बात यही हो रही है कि जब आप उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोज कर रहे हैं तो जो मैकेनिकल वर्क हुआ, यानी कि आपने जो एक यांत्रिक ऊर्जा लगाई जिससे आप उस ईएमएफ को रोक रहे हैं, उस वैद्युत वाहक बल को रोक रहे हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, और वही विद्युत ऊर्जा में जब परिवर्तन हुआ तो एनर्जी बनी नहीं, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बस कन्वर्ट हुई है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण की बात करता है, यानी कि लेंज का लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। चलिए बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द बेसिस ऑफ बोथ लॉ। तो दोनों नियम के अनुसार, यानी कि हमने फैराडे का नियम भी जाना, हमने लेंज का नियम भी जाना, और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या ईएमएफ आएगा, क्या वैद्युत वाहक बल आएगा, उसका हम यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते हैं। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस का मतलब क्या कि हमेशा अपोज कर रहा है उस कॉज को, उस कारण को जो उसे उत्पन्न कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, तो डी फाई का मतलब होता है फाई टू माइनस फाई वन। जैसे मैं बता ही रहा हूं कि पहला फ्लक्स कुछ था, दूसरा फ्लक्स कुछ था, इन दोनों में जो अंतर है उसको हम कहते हैं माइनस फाई टू माइनस फाई। एंड एन अगर नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि एन यहाँ पर, अगर एन यहाँ पर फेरों की संख्या है, किसकी, फेरों की संख्या, ठीक है, एन यहाँ पर अगर फेरों की संख्या है, एन यहाँ पर अगर फेरों की संख्या है तो भाई ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे बात करते हैं, तो आप माइनस को देखो एन तो बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा फाई टू माइनस फाई वन बाई टी, और इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ। ये है वैद्युत वाहक बल का एक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं करंट की, धारा की, कि प्रेरित धारा कितनी होती है। तो अगर आर रेजिस्टेंस होगा, आर प्रतिरोध होगा, तो ईएमएफ तो वोल्टेज ही होता है, तो ओम्स का नियम लगाएंगे, ई बराबर आई आर, और हमारा करंट निकल जाएगा। तो करंट कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यानी कि ये पूरा का पूरा, ये दोनों के दोनों मिला के तो ईएमएफ बना रहे है ना, ईएमएफ बटा आर बन जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध बन जाएगा। अब यहाँ पर इसका मान क्या है, डी फाई बाई डी टी, और नीचे बैठा हुआ आर अपनी ही जगह पर। तो ये इस तरीके से इसका सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका सूत्र आ रहा है माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू आर। और अगर अगर आगे की बात करेंगे, चार्ज निकालने की कोशिश करें, आवेश, तो आवेश क्या होता है, धारा गुणा समय, यानी कि चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। अगर हम यहाँ पर आवेश की बात करें, अगर हम आवेश निकालने की बात करें तो आवेश कैसे निकलेगा, बस
डी क्यू बाई डी टी। इस पूरे टर्म का हमने क्या कर दिया, डी क्यू बाई डी टी कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, डी क्यू बराबर डी फाई बाय, क्योंकि टी से टी मर जाएगा। देखो आई के नीचे, आई को क्या बोलते हैं, आई को हम डी क्यू बाई डी टी कहते हैं। इस dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा dq बराबर माइनस डी फाइव आर। तो ये हमारा इस पे आंसर आ जाएगा। तो आपको ये चीज नोट कर लेनी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है। इसको हम कह रहे हैं धारा, इसको हम कह रहे हैं आवेश, और यहाँ पर नोट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। देखो ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस आर पर निर्भर नहीं कर रहा, वेयर एज इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। यानी कि जो विद्युत वाहक बल है वह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, परंतु जो करंट है, धारा है, और जो आवेश है वो प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं, वह प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं। इसे नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है ना। आगे बात करता है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप कैसे ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं कि आप उत्पन्न कर सकते हैं वैद्युत वाहक बल को। तो पहला तरीका आपको दिख रहा होगा, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस की, कि हमें फ्लक्स बदलना है। अब हम फ्लक्स को बदलेंगे समय के साथ साथ, तो हमारा ईएमएफ आ जाएगा, यही फराडे जी ने कहा। अब फ्लक्स को बदलने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो फ्लक्स का सूत्र पढ़ेंगे। तो क्या है फ्लक्स का सूत्र, बी ए कॉस थीटा, यही होता है। तो आप अगर बी को बदल दें तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, अगर आप ए को बदल दें तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, अगर आप थीटा को बदल दें तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो ये बातें आपको प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, आप कैसे कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को बदल सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि फाई को आप बदल सकते हैं, कैसे, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को कब बदल सकते हैं, जब आप चुंबकीय क्षेत्र को बदल सकते हैं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो बी बदल दो, या ए बदल दो, या थीटा बदल दो। इन तीन तरीके से आप क्या बदल दोगे, आप फ्लक्स को बदल सकते हो। तो सबसे पहली चीज कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को बदलने से हम फ्लक्स बदल सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को बदलने से हम फ्लक्स बदल सकते हैं, हेंस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड। और अगर फ्लक्स बदल जाएगा तो ईएमएफ भी आ जाएगा, वैद्युत वाहक बल भी आ जाएगा। जैसे कि हम अपने फैराडे के एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं कि भैया आप फ्लक्स को बदले, फ्लक्स को बदलेंगे कैसे, आप चुंबकीय क्षेत्र को बदले, आप चुंबक को पास लाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, चुंबक को दूर ले जाएंगे तो उसकी तीव्रता खत्म होती जाएगी और धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यही है। तो आप बी को चेंज करेंगे तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ आपका आ जाएगा। तो नोट कर लें इसे फटाफट से। चलिए, तो पहला तरीका क्या है, चुंबकीय 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 क्षेत्र को बदलना। पहला तरीका है आपका चुंबकीय क्षेत्र को बदलना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को बदलना, ठीक है। बी को बदलना, बी मतलब हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको आप बदलोगे, तो जैसे ही आप इसको बदलोगे तो डेफिनेटली आपका क्या बदल जाएगा भैया, फ्लक्स बदल जाएगा, और फ्लक्स बदल गया तो क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। सिंपल इजी सी कहानी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की। दूसरा क्या है तरीका, बाय चेंजिंग द एरिया। जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। अब बी हमने बदला तो फ्लक्स बदल सकता है, ए अगर हम बदलेंगे तो भी फ्लक्स बदल सकता है। यानी कि दूसरा तरीका है जब आप क्षेत्रफल बदले, क्या बदले, क्षेत्रफल। तो जब आप क्षेत्रफल बदलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास चेंज हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। तो दूसरा तरीका है बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल अवेलेबल इन द मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय के क्षेत्र में जो कुंडली रखी है उसका क्षेत्रफल बदल दे, क्या बदल जाएगा, तो बदल जाएगा हमारा फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कैसे बदल सकता है, बाय चेंजिंग द एरिया, यानी कि क्षेत्रफल बदलने पर बदल सकता है। किसी लूप का, किसी कुंडली का जब आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे और क्या आपको मिलेगा, ईएमएफ, यानी कि वैद्युत वाहक बल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप अगर क्षेत्रफल बदल देंगे तो भी आपका चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा, यानी कि एरिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो ऐसे देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक क्या कर दिया, देखो एक कॉइल रख दी, पी क्यू आर एस, एक कॉइल रख दी। अभी इसका एरिया कम है, देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया कम है। अब धीरे धीरे हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने इसकी इसको v वेलोसिटी से इस मैग्नेट के अंदर मूव करा दिया। तो देखो जैसे ही एरिया बदला वैसे ही इसके अंदर क्या आ जाएगा,
करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, धारा बहेगा। ठीक है, तो द लूप पी क्यू आर एस फॉर्म एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैं इस लूप को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लेके आया, ठीक है, द चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बदला, और क्षेत्रफल कितने समय पे बदला, dt समय पर बदला। dt समय पर अगर क्षेत्रफल बदल रहा है तो क्या बदल जाएगा, फ्लक्स बदल जाएगा। तो अगर फ्लक्स बदलना है तो दूसरी चीज नोट लिखो, क्षेत्रफल का परिवर्तन होना भी जरूरी है। यानी कि या तो आप चुंबकीय क्षेत्र बदल दो तब फ्लक्स बदल जाएगा, या आप क्षेत्रफल बदल दो, एरिया बदल दो, तो भी आपका फ्लक्स बदल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा लिखेंगे हम क्षेत्रफल बदलने पर, क्षेत्रफल बदलने या परिवर्तन करने पर। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला आएगा, देखो जब आप क्षेत्रफल को बदलेंगे तो हमने पढ़ा बी डॉट डी ए। अब डी ए क्या होता है, एरिया। अब देखो एरिया कैसे निकलता है, एल इसकी लंबाई है, एल इसकी लंबाई है, और ये वी वेलोसिटी से आया, यानी वी वेग से आया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो एरिया है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। अब अगर मैं यहाँ पर समय लूं 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में जो वेग होता है वो 1 मीटर के बराबर ही होता है। 1 सेकंड में अगर जो वेग है तो वो एक लेंथ के बराबर ही काम करता है, यानी कि वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम dt। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, लंबाई। वेग गुणा समय क्या होता है, वेग गुणा समय लंबाई होती है। तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हमारा आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। बी की जगह बी रखा, ए की जगह रखा हमने लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें पता है ईएमएफ का जो मान होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है। जब हम इसका क्या करेंगे, देखो ये पूरा डी फाई के बराबर है, हमने इसको ई के फॉर्मूले में रख दिया, माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई का मान कितना था दोस्तों, माइनस की जगह माइनस बी एल वी डी टी, और नीचे कौन बैठा था, डी टी। डी टी से डी टी उड़ गया, बच गया क्या, माइनस बी एल वी। इसी को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, यानी गति के कारण। जब यहाँ पर गति हुई, क्षेत्रफल में परिवर्तन आया, तो क्या आया, यहाँ पर आया एक वैद्युत वाहक बल, और इसको हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ, गतिज वैद्युत वाहक बल। गतिज वैद्युत वाहक बल हम इसको कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, तो लिख लीजिए इसे फटाफट से। इसका फॉर्मूला कई बार प्रूव करने को आ जाता है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो पहला, चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर हमारा फ्लक्स बदल जाता है। दूसरा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बदलने पर, जैसे आप इस कॉइल को लेके अंदर आएंगे तो इस कॉइल के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, एक ईएमएफ। अभी ऑटोमेटिकली नहीं आया, इसका क्षेत्रफल बदला। क्षेत्रफल बदला तो क्या बदला होगा, फ्लक्स बदला होगा, और फ्लक्स बदला होगा तो ईएमएफ अपने आप ही आता है। ईएमएफ यहाँ से आता है, इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ, गतिज वैद्युत वाहक बल। मोशनल क्यों, क्योंकि जब मोशन किया, जब गति की, तो गति के कारण क्या आया, एक वैद्युत वाहक बल आया। तो ये एक दूसरा तरीका है। बात करेंगे अब तीसरे तरीके की, कि आगे कैसे हमारा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है। तो देखो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप। जो यहाँ पर वैद्युत वाहक बल आया वो किसके कारण आया, एक मोशनल ईएमएफ के कारण आया। इफ द लूप इज पुल्ड आउट, अगर मैं इसको बाहर ले लूंगा तो ये माइनस की जगह क्या ले लिया जाएगा, प्लस ले लिया जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं लूप को अंदर डाल रहा हूँ, यानी कि इस कुंडली को मैं इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जा रहा हूँ, तो माइनस बीबीएल, बाहर की तरफ ले जाऊंगा तो प्लस बीबीएल। ठीक है, वी यहाँ पर वेलोसिटी है, वी यहाँ पर वेग है। ठीक है, तो लूप इज पुल्ड आउट, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, द ईएमएफ विल बी बीवीएल। सो जो करंट की डायरेक्शन होगी पहले कैसे थी, द करंट ऑफ द इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लेंज रूल, जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो हमेशा क्या करती है, इस तरीके से फ्लो करती है। लेंज के नियम के अनुसार जो वैद्युत वाहक बल है या जो धारा है वो हमेशा इस तरीके से प्रवाह करती है कि जो भी कारण उसे उत्पन्न करता है ये उसका उल्टा फ्लो करती है। तो यहाँ पर जो कारण है
यही है कि जब लूप को हमने एरिया इंक्रीज किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम उसको अंदर लेके गए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, हमें करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, तो करंट की डायरेक्शन हमें पता लगती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। अब इस फोर्स से हमें क्या पता लगा, मैकेनिकल वर्क इज डन विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी हमने देखा, जो यांत्रिक ऊर्जा है ये किसमें बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा बदल गई वैद्युत ऊर्जा पे। ये सारी चीजें हमने लिखी रखी हैं, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इफ द लूप इज कम्प्लीटली इनसाइड, अगर ये लूप पूरा का पूरा उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता, तो वो क्या कह रहा है, देन देयर विल बी नो एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तब कोई भी परिवर्तन नहीं आता फ्लक्स में, और कोई भी विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा इसमें नहीं प्रवाह करती, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें बताएगा इस तरीके से कि अगर हम अपने थंब को, सीधे हाथ के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, इनको परपेंडिकुलरली इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आपका थंब है, जो अंगूठा है, जो ये फोर फिंगर है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। जो आपका थंब है वो फोर्स बताता है, बल बताएगा, और जो आपकी ये मिडिल फिंगर है ये इलेक्ट्रिक करंट बताएगी। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बताता है, फ्लेमिंग का राइट रूल यही कहता है कि सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को अगर हम राइट एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, यानी कि लंबवत ऐसे खींच देते हैं, तो जो अंगूठा होता है ये बल बताएगा। अंगूठा हमें क्या बताएगा, बल, ठीक है। ये बताएगा हमें चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमारी जो फोर फिंगर है ये चुंबकीय क्षेत्र हमें बताएगी, ठीक है, ये बताएगी हमें चुंबकीय क्षेत्र। और जो ये उंगली है ये हमें बताती है धारा के बारे में। जो हमारी सेंट्रल फिंगर है, जिसे मिडिल फिंगर भी कहते हैं, ये फिंगर बताएगी हमारे करंट को, ये बताएगा हमारे फोर्स को, और ये बताएगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस तरीके से ये प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लीजिए कि यदि सीधे हाथ की सेंटर फिंगर यानी कि अपनी मिडिल फिंगर को, फोर फिंगर को और थंब को, अंगूठे को आपने राइट हैंड के स्ट्रेच किया म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत। कैसे किया, लंबवत, परपेंडिकुलर। तो हर एक पॉइंट फिंगर हमारा कुछ ना कुछ दर्शा रही है, ठीक है। तो फोर्स बता रहा है थंब, मैग्नेटिक फील्ड बता रही है हमारी फोर फिंगर, और इलेक्ट्रिक करंट बता रही है हमारी मिडिल फिंगर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें जानी। कल की क्लास में, यानी कि कल आने वाली क्लास में, हम तीसरा तरीका पढ़ेंगे, जब ओरिएंटेशन यानी कि थीटा किस तरीके से बदलेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो आई होप आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।